हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम NSC/IT एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा करवाया जा रहा है। और इसके पहले 2018 में TCS ने इसका एग्ज़ाम करवाया था, लेकिन इस बार NSC/IT द्वारा करवाया जा रहा है। तो NSC/IT ने इससे पहले रेलवे में RPF SI वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाया था, जो कि 2018-19 में होता है। तो आज हम यहाँ पर कांस्टेबल में जितने भी मैथ सेक्शन से क्वेश्चन आए उन सबको सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको रेलवे ग्रुप डी के मैथ सेक्शन के पैटर्न का पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है, तो इसमें कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो जब भी परसेंटेज की वृद्धि पूछी जाए, सबसे पहले हम यहाँ पर हर के स्थान पर छोटी वाली संख्या को नीचे ले लेंगे। तो छोटी वाली संख्या कौन सी इन दोनों में, 150। तो यहाँ पर 150 ले लिया, और कितने मूल्य का इंक्रीज हुआ यहाँ पर, 30 का। तो यहाँ पर 30 ले लिया। अंश के स्थान पर कौन सी संख्या लेंगे, जितने का इंक्रीज हुआ है, 180 माइनस 150। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। तो यहाँ पर 100 कर दिया। इसके बाद में इनको काट लेते हैं, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा और ये 100 कट जाएगा 20 टाइम्स। तो हमारे पास कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 20% की। अगर वो कमी का परसेंटेज पूछता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को नीचे के स्थान पर लेते हैं। तो यहाँ पर 180 लिया, और कितना घटा यहाँ पर, 30 का। जितना घटेगा वहाँ पर यहाँ पर 30 के ले लेंगे और इंटू 100 कर देंगे, जिससे कि कमी का परसेंटेज निकलेगा। लेकिन हमसे यहाँ पर वृद्धि का परसेंटेज पूछा है, तो कितना आंसर हो जाएगा, 20%, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए यूनिट डिजिट देखने पड़ेंगे। तो यूनिट डिजिट कौन कौन से होते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इस तरीके से 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, या फिर 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। और इस तरीके से 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 5। और 6 का होता है 36, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस तरीके से आगे चलता जाएगा। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके जो यूनिट डिजिट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, या तो 1 रहेगा, या 4 रहेगा, या 9 रहेगा, या 6 रहेगा, या फिर 5 रहेगा, या फिर 0 रहेगा। तो अगर ये सभी यूनिट डिजिट में आते हैं तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट डिजिट में कौन सा है, 2, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 में कहीं पर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है। और ये 7 भी नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 में यहाँ पर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 6561, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 39/20 + 3/10 - 5/4। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20, 10 और 4 का एलसीएम होता है 20। तो यहाँ पर 20 से 20 एक बार जाएगा, और 39 यहाँ पर आ जाएगा। 39 प्लस ये 2 टाइम्स प्लस 6 माइनस 4 से 5 बार जाएगा, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर 39 + 6 कितना होता है, 45, 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20। तो 20/20 मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 1। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 90 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 6 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90। और हमसे पूछा हुआ है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 6 + 5 मतलब 11 रेशो। तो हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर 11 रेशो की वैल्यू। तो 90 किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो इंटू 11 कर देंगे तो हमारे पास 11 रेशो की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो ये 15 टाइम्स कट जाएंगे, तो 15 × 11 कितने होते हैं, 5 × 11 55, 5 और 11 कितने हो जाएंगे, 16। तो 165 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, मार्कस एरिक्सन के दौड़ का प्रथम भाग 310 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करता है, और दूसरा भाग 465 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करता है। तो प्रथम दो भाग की औसत गति याद कीजिए। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड या औसत गति का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सबसे पहले यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दे सकते हैं कि जो आधा भाग है वो तो 310 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करता है, और जो आधा भाग है वो 465 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करता है। तो यहाँ पर ये दोनों भाग बराबर दूरी पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 310 और 465 का एलसीएम कितना होता है, सबसे पहले यहाँ पर 5 के भाग दे लेते हैं। तो 5 से कट जाएगा, 5 × 30, 62 टाइम्स कट जाएंगे, और इस तरीके से 9 × 5 = 45, 5 × 15।
इसके बाद में 62 और 93 31 से कट जाएंगे, तो यहाँ पर 31 का भाग देते हैं तो कितने बार कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 30 इंटू 31 कितने होते हैं 930। तो मतलब एक आधा भाग तो 930 है और आधा भाग कितना है 930, मतलब 930 310 किलोमीटर पर आवर की गति से पार करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा इसको 3 घंटे। ये 3 बार कट जाएगा। और इस तरीके से 930 को 465 की गति से जब पार करेगा तो कितना टाइम लग जाएगा 2 घंटे। तो उसको टोटल टाइम कितना लग गया, एक बार तो लगा उसको 3 घंटे और एक बार लगा 2 घंटे, मतलब उसको लग गया यहाँ पर 5 घंटे। और एक बार उसने कितनी दूरी पार की 930 और दूसरी दूरी कितनी पार की उसने 930। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पास जो टोटल डिस्टेंस है वो प्राप्त हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी 930 प्लस 930 कितना हो जाएगा 1860। तो 1860 में हम 5 का भाग दे लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 5 घंटे लगे थे और हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 1860। तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 3 3 7 5 35 और 5 दूनी 10, तो 372 हमारे पास एवरेज स्पीड प्राप्त होगी जो कि ऑप्शन थर्ड में दी हुई है। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 372 किलोमीटर पर आवर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 A² और ए यहाँ पर क्या है भुजा या फिर साइड, ठीक है। और हमें यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई 44 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं √3/4 और ए बराबर कितना दिया है 44 और यहाँ पे स्क्वायर बोला है तो 44 इंटू 44, तो 4 से कट जाएगा 11 टाइम्स। तो 44 इंटू 11 कितने होता है 484 और 484 इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा 484 √3 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 484 √3। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 इंटू 930/31 प्लस 30/930/30 -1। तो इन क्वेश्चन करने सबसे पहले बोर्ड मास का रूल एप्लीकेबल होगा। तो बोर्ड मास का रूल होता है बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑफ, डी मतलब डिवीजन या भाग, एम मतलब मल्टीप्लाई या गुणा और ए मतलब एडिशन या फिर जोड़ और एस मतलब होता है सब्सक्रिप्ट या घटाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद में ऑफ या का सोल्व करते हैं मतलब ऑफ या फिर का, इसके बाद में भाग को सोल्व करते हैं, इसके बाद में मल्टीप्लाई और इसके बाद में एडिशन, फिर इसके बाद में घटाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है 930/31 इंटू 30। तो यहाँ पर हम 930 में 31 का भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा ये 30 टाइम्स। तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900, 900 प्लस 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 930, मतलब यहाँ पर जो 900 आए वो किस में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर 30 में, तो कितना हो जाएगा 930। इसके बाद में हम यहाँ दिया हुआ है 930/30 क्योंकि यहाँ पर पहले भाग और गुणा है, मतलब भाग और माइनस है, तो यहाँ पर पहले कंसोल करेंगे भाग को। तो ये कितने टाइम्स चल जाएगा 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितनी बार हो जाएगा 31 टाइम। सो हाँ 31, तो यहाँ पे 31 -1 कितना हो जाएगा 30, तो 930/30 तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 31 आंसर जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ, फिर उसके बाद में डिवीजन या भाग, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर एडिशन या फिर सब्सक्रिप्ट। तो सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 31। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है एक दुकानदार किसी वस्तु को 72 रुपये में खरीदता है और इसे 54 रुपये में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर सी पी कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या सी पी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 72 और एस पी या सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 54, मतलब वो कम में बेच रहा है तो उसको क्या हानि हुई होगी। तो 72 - 54 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, तो 18 की कितनी हुई यहाँ पर हानि। और हानि और लाभ परसेंटेज किस पर निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम हानि को ऊपर ले लेंगे और नीचे किसको लेंगे कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ पर 72 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100। तो यहाँ 18 से कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 से और 100 कितने बार कट जाएगा 25 टाइम्स। तो हमारे पास सही आंसर कितना हो जाएगा 25%, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। तो 70% कितनी हो जाएगी 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जब 46,035 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है जब सारी संख्या का डिजिट्स का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग जाएगी। तो यहाँ पर इनके डिजिट्स क्या क्या है 4 6 0 3 5, तो इनको हम टोटल कर लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा 4 + 6 + 0 + 3 + 5, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 4 + 6 10, 10 और 5 8 कितना हो जाएगा 18। तो 18 में 9 का भाग पूरी तरह से जाता है, तो यहाँ पर जो ये 46,035 है इसमें 9 का भाग पूरी तरह से जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, जब पूरी तरह की भाग जाएगी तो शेषफल यहाँ पर क्या बनना चाहिए 0।
जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 12% की प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद 4140 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल या मूलधन इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 4140, तो यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह वैल्यू रख देते हैं 4140, और हमसे यहाँ पे प्रिंसिपल या मूलधन की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर पी लिख देते हैं। इसके बाद में हमें टाइम्स कितना दिया हुआ है 5 टाइम 5 वर्ष, तो यहाँ पे 5 ईयर्स हो जाएंगे। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, तो 12/100। यहाँ पर हम इसका कट जाएगा 20 टाइम्स, और ये 4 से कट जाएगा 5 बार, और ये 3 बार, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 1 3 3 9 8 24, तो 1380 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, तो 0 8 5 40, 5 13 65 और 6900। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल या मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी 6900, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा 6900। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 77 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 मेथड अपना सकते हैं। तो बेसिक मेथड होता है इसका एवरेज का फॉर्मूला अपनाकर। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना 77 किलोग्राम, तो यहाँ पर एवरेज की जगह लिख देते हैं 77, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है यहाँ पर 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 11 70, और 7 8 से लगे तो कितना हो गया 7 11 70 और 7 कितना हो जाएगा 84, तो 847 हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर बोल रहा है कि जब कोच को जोड़ दिया जाता है, तो कोच को जोड़ेंगे तो 11 खिलाड़ी 11 + 1 कितना हो जाएगा 12, तो हमारे पास नंबर प्रोडक्ट कितना हो गया 12। इसके अंदर बोल रहा है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो पहले कितना था औसत यहाँ पर 77, अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया 78, तो 78 इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 8 12 96, 9 से लगे 7 12 84 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 93, तो 936 हमारे पास नया सम ऑफ प्रोडक्ट है, और जो पुराना सम ऑफ प्रोडक्ट वो कितना है 843। तो यहाँ पर जो इन दोनों की जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पर कोच के वजन के बराबर। तो 936 माइनस 843 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 16 - 7 कितना 9। इसके बाद में यहाँ पर 12 बच जाएंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो 89। तो यहाँ पर 89 किसका वजन आ गया हमारे पास कोच का वजन आ गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक मेथड थी। इसके बाद में इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है जब भी कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो जब भी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोच को जोड़ रहे हैं इसके जो वजन होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बढ़ रहा है तो सभी में बढ़ रहा होगा 1 1 किलोग्राम, तभी तो यहाँ पे इसका जो औसत वजन है 1 किलोग्राम बढ़ गया होगा। तो 11 + 1 12, हमारे पास कितनी संख्या थी 12, मतलब जो कोच का वजन होगा वो जो पहले औसत वजन था उससे कितना हो जाएगा 12 अधिक होगा, तो 77 + 12, तो 89 हमारे पास यहाँ पर कोच का वजन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 सब में बटा होगा तभी तो यहाँ पर इसका जो औसत वजन है 1 किलोग्राम बढ़ा होगा। अगर वो बोलता कि 1 किलोग्राम घट गया तो हम यहाँ पर 77 में से लेस कर देते, तो हमारे पास जो औसत वजन आ जाएगा वो जो कोच का जो वजन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 89, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सौम्य को 4 परीक्षाओं में औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। प्रथम 3 परीक्षा में उसका स्कोर 75 85 और 95 है, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो मैं यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना 80, और बोला हुआ है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने 4 परीक्षा में, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की 4 रख देते हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, तो इंटू 80 इंटू 4 कितना हो जाएगा 320, तो उसके मतलब टोटल अंक प्राप्त होने चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए 320। तो जबकि उसने 3 परीक्षा में कितने प्राप्त कर लिए 75 85 + 95, तो इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 75 और 85 कितने हो जाएंगे 80 और 70 150 150 160 160 और 90 कितने हो जाएंगे हमारे पास 250 250 और 5 कितने हो जाएंगे 255। तो यहाँ पे इसने 255 तो प्राप्त कर लिया। अब बोल रहा है कि चौथी परीक्षा में उसको कितने प्राप्त किया, ताकि वो 320 अंक प्राप्त करके प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाए। तो 320 - 255 लेस करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा 45 + 20 कितना हो जाएगा 65। तो उसको मतलब चौथी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे 65, तब जाके वो प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन बी 65। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1400 रुपये है,
मतलब में यहाँ पे MRP दिया हुआ है 1400 रुपये, ठीक है। इसके अंदर बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है और हमेशा डिस्काउंट परसेंट दिया जाता है किस पर, MRP पर, और जो लाभ और अन्य परसेंटेज वो किस पे दिया जाता है, CP या क्रय मूल्य पर। इसके अंदर बोल रहा है यदि वो अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जो परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज है वो किस पर निकालते हैं, मैं यहाँ पर MRP पे। तो MRP का 1400 का 10% कितना हो जाएगा, 140। और जो MRP माइनस डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, SP। तो 1400 हमारे पास MRP है, माइनस 140 कर देंगे तो हमारे पास जो प्राप्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, SP। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1400 में 100, 1300, 1260 हमारे पास ये क्या हो गया, SP प्राप्त हो गया। इसके अंदर बोल रहा है यदि वो अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो यहाँ पर जो 1260 SP है वो 20% लाभ अर्जित करने के बाद प्राप्त हुआ है। तो 1260 किसके बराबर है, 120 के बराबर। और जो अगर हम इंटू 100 कर देते हैं तो मेरे यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, CP या फिर क्रय मूल्य। तो 6 टाइम कट जाएगा 20 से और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 6 से कट जाएगा ये 2 बार और एक ये थी। तो 5 21 कितने होते हैं, 105, 1050 हमारे पास यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, CP, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही आंसर कितना हो जाएगा, 1050। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है एक आयत की चौड़ाई 70 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 142 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। तो ये आयत होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इस सारे एंगल 90 डिग्री बराबर होते हैं। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। और इसके बाद में हमसे पूछा हुआ है इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ है वो प्राप्त नहीं है जबकि ब्रेथ 70 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रेथ स्क्वायर को इधर माइनस कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। तो डायगोनल स्क्वायर माइनस ब्रेथ स्क्वायर अंडर रूट और ये क्या हो जाएगा, लेंथ प्राप्त हो जाएगा इधर। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 182 स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ पर मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते क्या हो जाएगा, 182 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 112 इंटू 182 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 252 और इनका हम इंटू करके अंडर रूट कर देंगे। तो 252 इंटू 112 कितने होते हैं, तो ये 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250, 504 और ये 1 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 252। इस तरीके से ये भी 252 हो जाएंगे। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, 4 2 5 5 10 2 12, हाथ से लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 28,224 और इसका हमें यहाँ पर अंडर रूट निकालना है। तो 28,224 का हमें अंडर रूट निकालना है। तो 170 का कितना होता है, 28,900 होते हैं क्योंकि 289 किसको 17 होती है, 17 को। तो 170 कितने हो जाएंगे, 28,900। तो 167 के कितने होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास में 28,224 28,900 के, तो 167 के यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए 28,224। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी प्राप्त हो गई, 168, ठीक है। 168 हमें यहाँ पर लेंथ प्राप्त हो गई। तो मैं यहाँ पर अब इसका जो परिधि है वो निकाल लेते हैं। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है, 168 निकाली थी हमने लेंथ अभी, और ब्रेथ कितनी 70 और इसको इंटू 2 कर देते हैं। तो 168 प्लस 70 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 238 इंटू 2। तो 230 इंटू 2 कितना, 460, 460 और 8 दूनी 16, 478 यहाँ में, सॉरी 477 सेंटीमीटर में यहाँ पे क्या प्राप्त हो गई, परिधि, जो कि ऑप्शन 4 में दिए हुए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वो महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 198 और 297 को विभाजित कर सकती है। तो यहाँ पर हम 198 और 297 का जो HCF है वो निकाल लेते हैं। तो 198 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग जाएगी, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 पे 3 से जाएगा 33 टाइम्स, ये भी 33 टाइम्स और ये 11 बार चल जाएगा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 297 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 3 से जाएगा, 9 तिया 27, फिर ये भी 9 तिया 27, फिर 3 से 33 टाइम्स, फिर 3 से 11 टाइम्स। अब हम यहाँ पे HCF निकालना है तो HCF क्या हो जाएगा, एक तो 11 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया 99 हमारे पास यहाँ पर HCF प्राप्त हो गया। क्योंकि यहाँ पर 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी था, 3 इसमें भी और 11 इसमें 11 में, जबकि 2 और 3 यहाँ पर
नहीं है तो इन दोनों को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 99 क्या हो गया हमारे पास, एचसीएफ हो गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 81 रुपये। यहाँ पर प्रिंसिपल या मूलधन दिया हुआ है कितना, 8100। इसके अंदर बोल रहा है कि 12% प्रतिवर्ष, और रेट कितनी दी हुई है यहाँ पर, 12%। 4 वर्षों में यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। इसके अंदर बोल रहा है कि प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर जो ये बोल रहा है कि 8100 रुपये 12% की दर से 4 वर्ष के बाद जो प्राप्त होगा, मतलब मिश्र धन यहाँ पर मिक्स्ड वैल्यू या मिश्र धन यहाँ पर प्राप्त करनी है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते तो कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 8100 इंटू 12% इंटू 4/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर इंटू कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 1 12 12 8 12 96 और 1 972 972 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 80 लगे 2 9 चौक 36 और 2 कितने हो जाएंगे 38। तो 3888 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, जबकि हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी 8100 और 3888 क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 8 और 9 और 8 और 3 11। तो 11988 हमें यहाँ पर मिश्र धन प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 484 से बढ़कर 605 रुपये कर दिया गया, तो कितने % उपभोग कम कर दिया जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि उतनी रहे। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस लेते हैं, इसके बाद में जो उपभोग करते हैं वो यहाँ पर लेते हैं, और जो लास्ट में आता है वो क्या आता है हमारे पास, खर्चा या एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले कितने प्राइस थी इसकी 484, फिर इसके बाद में 605 यहाँ पर क्या था, इसकी प्राइस बढ़ाने के बाद 605 हो गया। तो यहाँ पर खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो 605 है इसको इधर यहाँ पर ला देंगे, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारे पास जो खर्चा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि खर्चा सेम लेना चाहिए, तो और जो खर्चा सेम रहेगा तो वो कम हो जाएगा, तो 484 इंटू 605 करना है पहले तो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 484 इंटू 605। अब इसके अंदर बोल रहा है कि खर्चा सेम रहना चाहिए, तो यहाँ पर भी 484 इंटू 605 होना चाहिए, तभी तो सेम रहेंगे दोनों। तो यहाँ पर कितना आएगा 484, क्योंकि 605 तो ऑलरेडी है इसी। तो वो बोल रहा है कि उपभोग कितना कम कर देना चाहिए, तो पहले कितना था उपभोग 605 और अब कितना हो गया 484, तो कम कर देना चाहिए। तो अधिक वाली संख्या को हमें यहाँ पर नीचे लेना पड़ेगा हर के स्थान पर, तो 605 नीचे लेंगे और कितना कम किया हमने, तो 605 से 484 कितने के 16,500 और 105 और 16 कितने 121। तो 121 हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर 121 से कितने टाइम्स चल जाएगा 5 टाइम्स, और ये 100 से कट जाएंगे इतने बार 20%। तो हमारे पास सही आंसर कितना हो गया 20%, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है 5 संख्याओं का औसत 120 है, यदि किसी संख्या को हटा देने पर औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेसिक मेथड से कर लेते हैं इसको। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर 5 संख्या दिए, नंबर प्रोडक्ट कितने दिए 5 दिए हुए, और एवरेज कितना दिया है 120। तो 120 इंटू 5 कितना देंगे 600। तो हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 600। अब बोल रहे हैं एक संख्या को हटाए, तो एक संख्या हटाने के बाद कितने बच गई 4 संख्या बच गई, और इसके अंदर बोल रहा है कि फिर भी औसत वही रहता है। तो औसत कितना था हमारे पास 120, तो इसको 120 को इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया 480 हो गया। अब बोल रहे तो हटाई गई संख्या क्या होगी, तो पहले 600 था अब 480 होगी, तो कितना हटाया होगा 120 हटाया होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि संख्या हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो इसका मतलब है कि उसने 120 संख्या हटी होगी, तभी तो एक संख्या हटी होगी तो सेम रहेगा औसत। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 120, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने के लिए एक ट्रेन 34 सेकंड लेती है, तो ट्रेन पुल को पार करने में 99 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो ट्रेन जब भी सिग्नल या फिर खंभे को पार करे या फिर किसी व्यक्ति को पार करे तो वह स्वयं की लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार करेगी यदि ये वो सिग्नल को पार करती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी x है, तो हम यहाँ पर x में 34 सेकंड का भाग देंगे तो हमें यहाँ पर जो गति है वो प्राप्त हो जाएगी, स्पीड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जो ट्रेन की स्पीड वो प्राप्त हो जाएगी। इसके अंदर बोल रहा है यदि वो ट्रेन पुल को पार करने में 99 सेकंड लेती है,
तो अगर वो पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी डिस्टेंस के रूप में। यदि वो सिग्नल को पार करती है तो डिस्टेंस में हम किसको लेंगे, केवल ट्रेन की लंबाई को। तो 650 मीटर किसकी, पुल की लंबाई, प्लस हमने ट्रेन की कितनी मानी थी, एक्स, अपॉन वो बोल रहा है 99 सेकंड। तो 99 को भागने में यहाँ पर ट्रेन की स्पीड प्राप्त हो जाएगी। तो जबकि दोनों अब स्पीड दोनों बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 99x और इधर चल जाएगा 650 इंटू 34 प्लस 34x। ठीक है, अब इसके बाद में ये प्लस का 34x में इधर में चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 99x माइनस 34x कितना प्राप्त हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा 65x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 65x बराबर 650 इंटू 34। तो यहाँ पर 65 कर जाएगा 10 टाइम्स, तो 34 इंटू 10 कितना हो जाएंगे, 340। तो x बराबर कितने प्राप्त हो गया यहाँ पर, 340। तो मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 340, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, एक चतुर्भुजी मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 के हैं, तो और इनकी परिधि 210 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। तो परिधि मतलब क्या होता है, चार भुजाओं का योग। ठीक है, और चार भुजाएं में यहाँ पर अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3:4:5। तो इनका जो योग होगा वही परिधि होगी। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14। तो 14 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 210 सेंटीमीटर। अब बोला सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी, जो सबसे छोटा रेशो होगा वही प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर सबसे छोटी भुजा। तो 2 रेशो की वैल्यू हमें आज ज्ञात करनी है। तो 210 तो है 14 के बराबर, और हमें निकालनी है 2 रेशो की वैल्यू। तो ये 7 टाइम्स चढ़ जाएगा, और ये 30 बार। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, 30, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो मैं यहाँ पर सन दिए हुए हैं और उन सन में जितने परसेंटेज ने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो दिया हुआ है। अलग अलग सन के अलग अलग परसेंटेज परीक्षार्थी ने उत्तीर्ण किए वो दिया हुआ है। और हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, यदि 2003 और 2005 में कुल मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 85,000। तो इन दोनों वर्षों में कुल मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगी। तो मैं यहाँ पर टोटल दे दिया है 2003 और 2005 में जो भाग लेने वाली संख्या है, लेकिन अलग अलग अगर अलग अलग दे दे तो हम यहाँ पर निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग उत्तीर्ण परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 2003 में 73 दिया और 2005 में 61 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर हमसे टोटल दे दिया, तो यहाँ पर इससे निकाल नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है इनसफिशेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है, एक्स का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चन को देखने सबसे पहले में यहाँ पर देखना होता है कि रिपीट संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो रिपीट डिजिट है कौन कौन से, 81 रिपीट हो रहे हैं बार बार, 81 81। तो जितने डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे उतने हमें यहाँ पर 9 नीचे हर के स्थान पर लिखना होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 81 बार बार डिजिट हो रहे हैं, तो मतलब 2 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे 99। और जो संख्या जो पॉइंट के बाद में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहे उसकी जगह हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर पाँच डिजिट, जो 5 डिजिट था वो रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पर हमने लगा दिया। और जो बार बार डिजिट और रिपीट हो रहे थे 81 81 81, तो यहाँ पर हमने 2 9 लगा दिए। ठीक है, अब ऊपर जो संख्या लेनी है हमें 581 में से जो संख्या रिपीट नहीं हो रही वो लेस करनी है, तो ये -5। तो 581 -5 कितनी हो जाएगी, 576 अपॉन 990। तो यहाँ पर ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें आप देखना होता है कि कौन सी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने हमें यहाँ पर नीचे 9 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर नीचे 99 लिख दिया। और जो पॉइंट के बाद में रिपीट नहीं हो रहा उतने हमें यहाँ पर 0 लगा देना है। तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जो संख्या रिपीट हो रही है वो यहाँ पर टोटल हमें जो मेन संख्या वो लिखनी है सबसे पहले 581 में, और जो रिपीट नहीं हो रही उसको लेस कर देना है। 581 माइनस 5, तो 581 माइनस 5 के लिए कितना आ जाएगा, 576 अपॉन 990। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए।
तो जब भी ट्रेन खंबे को सिग्नल को और किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। तो मैं यहाँ पर बोला हुआ है 40 मीटर पर सेकंड की गति से वो चल रही है, तो स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड, और वो 12 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको अगर हम 12 से इंटू कर देते हैं तो मैं यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई वो प्राप्त हो जाएगी। तो 480 मीटर यहाँ पर किसकी लंबाई हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 480 मीटर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी दिया हुआ है कि निम्न लाइन ग्राफ में हम यहाँ पर वही उत्तीर्ण परसेंटेज दिए हुए हैं, परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण परसेंटेज दिए हुए हैं। तो हमसे पूछा हुआ है कि निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच प्रतिशत का अंतर न्यूनतम है। तो यहाँ पर 48 से 62 के बीच में तो अधिक हो रहा है, वैसे 62 से 73 के बीच में अधिक है, और 73 से 61 के बीच में अधिकतर है। जबकि यहाँ पे 61 से 61 जो प्रतिशत है उसका अंतर न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पे 0 अंतर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 2004 2005। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2004 और 2005, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, सबसे कम है, 0 का अंतर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 112 रुपये में खरीदा। तो मैं यहाँ पर क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस दी हुई है 112, और बोल रहा है कि उसे 140 रुपये में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस या एसपी दिया हुआ है 140। अब हमसे पूछा हुआ है लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो लाभ परसेंटेज गिनने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर, और लाभ परसेंटेज निकालते हैं किस पर, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को हम नीचे लिख देंगे 112, और लाभ कितना हुआ हमें यहाँ पर 28 का लाभ हो गया, तो ऊपर 28 लिख देंगे इंटू, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं, तो ये 56 टाइम्स कट जाएंगे 2 से, और ये 50 बार कट जाएंगे, फिर ये 28 बार, और ये 25 बार। तो ये 28 से 28 कट जाएगा, तो हमारे पास 25% क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ परसेंटेज आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी दिया हुआ है, यदि 2002 में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी, 93,000। तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जिन्होंने 2000 परीक्षा में बैठे, मतलब यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। तो 2002 में परसेंटेज कितनी थी, 2000 उत्तीर्ण करने वाले 62%, और 62% की वैल्यू कितनी दी हुई, 93,000। तो 62 के बराबर है, और बोल रहा है कि उत्तीर्ण बैठने वाली संख्या कितनी, तो 100 बैठे होंगे, तो 100 कर देंगे यहाँ पर। तो 31 से 2 टाइम्स कट जाएंगे, और ये 3000 31 बार कट जाएगा। इस तरीके से ये 1500 बार कट जाएंगे, तो 1500 इंटू 100 कितने हो जाएंगे, 1,50,000। ठीक है, तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, 1,50,000, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को 180 रुपये में बेच दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, 180 रुपये, और इस पर 10% की हानि होती है, मतलब यहाँ पर अधिक में इसने खरीदा होगा तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, 180 ये हमने 90 में बेचा होगा और 100 में ख़रीदा होगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। यहाँ पर सेल कॉस्ट प्राइस हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हानि हुई थी इसलिए कॉस्ट प्राइस अधिक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 200। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें 3 कोष्टक दिए हुए हैं, बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, उसके बाद में बीच वाले कोष्टक को, और इसके बाद में सबसे बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा कोष्टक कौन सा दिया हुआ, यह दिया हुआ है। तो यहाँ पर 29 - 7 कितना हो जाएगा, 22। फिर इसके बाद में 30 - 22 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। फिर इसके बाद में 16 + 17 कितने हो जाएंगे, तो 16 + 17 हो जाएंगे 33। फिर 33 को हम यहाँ पर 33 प्राप्त हो, इसके बाद में हम 49 में से लेस कर देंगे 33 को, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 16 आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य क्रमशः 3 रुपये और 2 रुपये और 2 रुपये है, तो और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 195 है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या याद कीजिए। तो मैं यहाँ पर पेन, पेंसिल और रबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि 3x है, ये 2x है और ये 1x है। ठीक है, और यहाँ पे जिनका मूल्य ये दिया हुआ है, तो इनको इंटू कर देंगे तो हमारे पास यहाँ इनका खर्चा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा 9x, ये 4x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। और हमसे बोला हुआ है कि बॉक्स पर खर्च की गई राशि कितनी, 195। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो बॉक्स पर खर्च की गई राशि वो प्राप्त हो जाएगी। तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो 15x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 195। और हमसे पूछा हुआ क्या है, बॉक्स में पेनों की संख्या याद कीजिए। तो 9x
15x की वैल्यू कितनी है 195, तो 9x की कितनी हो जाएगी, इसको 9 से इंटू कर देंगे तो 15 से कट जाएंगे, 1 15 15 4 बजे 3, तो 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा 117। तो पेन पकड़ चुकी की राशि कितनी है 117 रुपये, बट वो पूछ रहा है हमसे पेनों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर 9x की वैल्यू कितनी है 117, तो 117 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर पेनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 117/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, जो कि पेन की संख्या है। और इसके बाद में सही आंसर कितना हो जाएगा 39, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या, हम मान लेते हैं कि संख्या यहाँ पे x है और 80%, तो 80% को क्या लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि 80/100 करेंगे तो 4/5 हो जाएंगे। इसके बाद में के मतलब इंटू 75%, 75% को क्या बोल सकते हैं हम 3/4, क्योंकि 75/100 हो जाएंगे। इसी तरीके से 66.67% है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/3, क्योंकि 1/3 की वैल्यू होती है 33.33। और इसके बाद में फिर क्या बोल रहे थे इंटू करेंगे, और 25% को क्या बोलते हैं 1/4, तो इनकी वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पर 53.15। तो इनको हम काट लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा। और इसके बाद में जो 5 × 10 हुआ, तो 10 को हम इधर ले जाएंगे, 5315 से 10 इंटू हो जाएगा, 5315 से 10 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 53,150। और हमसे बोला इस संख्या का 40% याद कीजिए, तो हम यहाँ पे इसका 40% निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद में इनको इंटू कर लेते हैं, तो 4 5 20, 2 से लगे 5, 4 और 2 6, 4 3 12, हाथ से लगा 1, 4 5 20 और 1 21, 21,260 मेरे पास सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है, एक कंपनी का व्यय वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान 43,500 था, मतलब फर्स्ट तिमाही थी उसमें कितना था 43,500। इसके बाद सेकेंड वाली तिमाही है, इसमें कितना है, सेकेंड वाली तिमाही में 46,500 है। इसके अंदर बोल रहा है कि थर्ड वाली जो तिमाही है उसमें कितना है 57,600 थर्ड में। इसका अंदर बोल रहा है संपूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र तिमाही औसत व्यय 54,075 था। तो टोटल कितनी तिमाही होती है एक वर्ष में 4, तो यहाँ पर हमें टोटल औसत दिया हुआ है 54,075 इंटू 4 करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल संख्या थी वो प्राप्त, मतलब टोटल 4 माह में सम ऑफ प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इंटू करते हैं, 4 5 20, हाथ से लगा 2 7 चौक 28, 2 30, और इसको 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21। तो यहाँ पर हमारे पास 2,16,300 की राशि प्राप्त हुई, और जबकि टोटल कितना दिया हुआ है यहाँ पर जो बाकी बचा होगा वो फोर्थ तिमाही की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको सबको ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 0 0, 5 5 10 16, 80 लगा 1, 7 7 14, 16 3 17, 80 लगा 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14, तो 1,47,600 और 2,16,300। तो इनको हम आपस में लेस कर लेते तो हमारे पास फोर्थ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 216,300 माइनस 1,47,600, तो यहाँ पे 0 0 प्राप्त हो गए, यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये 15 हो जाएगा तो 8 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो गया 6, तो हमारे पास 68,700 सही आंसर हो जाएगा, जो कि फोर्थ तिमाही की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, यदि किसी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 650 उम्मीदवारों ने भाग लिया, इनमें से 47% विद्यार्थियों ने 81% अंक प्राप्त किए, और 23% विद्यार्थियों ने 61 से 80% अंक प्राप्त किए, तो शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की जिन्होंने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले 47% ने 8100 प्राप्त कर लिए, और इसके अंदर 23% ने 61 से 80 प्राप्त कर लिए, तो बाकी कितना बचा होगा, टोटल कितना होता है परसेंटेज 100, जिनमें से 60 और 70 लेस कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी बचा होगा वो 41 से 60% अंक प्राप्त किए होंगे। तो 30% ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए हैं। अब वो बोल रहा है कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास 650, और 30% ने 41 से 60 अंक प्राप्त किए, तो 650 को हम 30% निकाल लेते हैं, तो 2 0 से 2 0 कर देंगे, तो 65 इंटू 30, 65 इंटू 3 कितना होता है 195, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है इनमें से कौन सी संख्या 15 द्वारा विभाज्य है। 15 मतलब क्या हो गया, 3 × 5। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 3 × 5, मतलब वो संख्या 3 से भाग जानी चाहिए और 5 से भाग जानी चाहिए। तो 5 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, 0 भी दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 0 दिया हुआ है तो ये सारी संख्या 5 से विभाज्य है। इसके बाद हम 3 का देखते हैं। तो 3 का डिविजिबल रूल होता है संख्या के सारे डिजिट्स का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट संख्या देख लेते हैं। तो फर्स्ट संख्या की सारी जो डिजिट्स है अगर इन सब का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, मतलब संख्या 3 से भाग जा रही है। तो इसका मतलब ये 3 से 15 से भाग जाएगी, क्योंकि 5 से भी जा रही है क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 है, और 3 से भी जा रही है तो यहाँ पर ये संख्या 15 से विभाज्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। तो मतलब 3 का डिजिट रूल होता है कि संख्या के डिजिट्स के योग अगर 3 से भाग जाने हैं तो संख्या भी 3 से भाग जाएगी। और 5 का डिजिट रूल होता है लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दो संख्या को लघुत्तम समापवर्त्य 182 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। मतलब एलसीएम तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 182, और एचसीएफ दिया हुआ है हमें यहाँ पर 13, और एक संख्या में यहाँ पर 13 दी हुई है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैं यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं। फर्स्ट संख्या कितनी थी, 13, सेकेंड का हमें पता है ही नहीं क्योंकि निकालनी है। तो और एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 182 इंटू एचसीएफ कितना है 13। तो यहाँ पर 13 से 13 कट जाएगा तो सेकंड संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 182, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दी हुई है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 182। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है अंकगणितीय समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 45 है और अंतिम पद 47 है। मतलब समानांतर श्रेणी का मतलब है कि इसमें बहुत सारी एक श्रेणी दी हुई है, मतलब एक श्रेणी दी हुई है सीरीज जिसमें बहुत सारी संख्याएं दी हुई है और उन सब के अंतर जो संख्याएं दी हुई है उन सब का अंतर बराबर बराबर है। जैसे कि अगर ये 2 है 3 है, इस तरीके से एक सीरीज दी हुई है जिसमें सभी का अंतर 1 है, जैसे इसमें भी 1 है, मतलब सबका अंतर बराबर होना चाहिए। तो जब भी एक सीरीज दी हुई और सभी का अंतर बराबर हो तो उसका जो यहाँ पर औसत निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो यहाँ पर ये एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है अगर ये सीरीज दी हुई है वो समानांतर हो, मतलब सभी का अंतर बराबर बराबर हो। तो यहाँ पर फर्स्ट संख्या कितनी दी हुई 45 और लास्ट संख्या कितनी दी 57, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपॉन 2 कर लेंगे। तो 45 से 57 कितने होते हैं, तो 45 45 90, 90 और 12 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 102, 102 अपॉन 2 बराबर 51। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 51, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन करने से सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे छोटा कोष्टक सोल्व करेंगे, इसके बाद में मंझला कोष्टक, इसके बाद में बड़ा कोष्टक। तो छोटे कोष्टक में सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे। तो 16 में 4 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4, तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। इसके बाद में क्या हो जाएगा 84 अपॉन 7 माइनस 12 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 7 12 84 माइनस 4 दिया 12, तो कितना हो गया 9। इसके बाद में 23 माइनस 9 कितना प्राप्त हो जाएगा 14, और 79 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 65। तो हमारे पास सही आंसर कितना प्राप्त हो गया 65, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स की वैल्यू दी हो और इसको हमें यहाँ पर भिन्न में ज्ञात करना है। तो जो संख्या में जो डिजिट पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है उतने में यहाँ पर हर में 9 लेना है। तो यहाँ पर कितनी ये डिजिट रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार 9, तो यहाँ पर एक 9 ले लिया। और उसके बाद में पॉइंट के बाद में जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही उतने 0 लेने हैं। तो यहाँ पर 6 और 8 डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर 2 0 हमने नीचे ले लिया। ठीक है, इसके बाद में जो संख्या होती है प्राप्त, जो मेन संख्या होती है 6 8 9, इसमें से लेस करना है हमें जो बार बार रिपीट नहीं हो रही। तो रिपीट कौन सी नहीं हो रही 6 8 माइनस 6 8, तो यहाँ पर इनको लेस करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 2 621 अपॉन 900, सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला हुआ है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, तो 8 में 8 का भाग दें तो 1, तो 1 प्लस 4, 8 में 4 का भाग दें 2, 2 3 6 माइनस
5। तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। तो 2/8 बराबर 1/4 हमारे पास से आंसर हो जाएगा। तो 1/4 को क्या बोल सकते हैं हम 0.25, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी आई दी हुई है, जिसमें बोला हुआ है कि स्तंभ लेखन का अध्ययन कीजिए और इसके बाद में जो प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेज है वो कितने 45,000, और वो बोल रहा है कि भोजन एफ और घर खर्च दोनों को मिलाकर किया गया खर्च कितना है। तो भोजन एफ कितना है हमारे पास 13% और एच कितना है हमारे पास 17%। तो दोनों को टोटल कर लेते 30%, मतलब हम 180% की तो वैल्यू 45,000 है, 30% की कितनी हो जाएगी इंटू 30 कर देते। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो 45 इंटू 3 कितना होता है 135, 13,500 हमारे पास से आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 891 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है। मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, एक की 891, दूसरे की भी 891 है, और बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ। तो यहाँ पर इसको तो परसेंटेज होता है फर्स्ट वाले पे 10% का लाभ होता है, मतलब प्लस, और इस तरह से लॉस होता है दूसरे वाले को 10% का। तो बोल रहा है कि समग्र लाभ वानी परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्रय मूल्य या सी पी निकाल लेते हैं। तो 891 किसके बराबर है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 110 के बराबर होगी, इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर सी पी प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 891 हानि हो रही तो ये 90 के बराबर हो जाएगी, और इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 11 से 8 11 88 और 1 11 11, तो 810 यहाँ पर 1 की सी पी हो गई। इस तरीके से ये कट जाएगा 9 नाम 81 और 9 नाम 81 990, यहाँ पर दूसरे का सी पी हो गया। इसके अंदर बोल रहा है कि समग्र लाभ वानी परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने 810 रुपये में खरीदा और 891 में बेचा, तो कितना का लाभ होगा यहाँ पर 81 का लाभ यहाँ पे हुआ है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर 990 में खरीदा और 891 में बेच दिया, मतलब कितने की हानि हुई 99 की यहाँ पर हानि हो गई। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है कि लाभ और हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर हानि ज़्यादा हुई और लाभ कम हुआ, तो कितने की हानि ज़्यादा हुई 18 की हानि ज़्यादा हुई यहाँ पर। और जो टोटल सी पी वो कितना है 810 और 990 कितने हो जाएंगे, तो 1000 और 1800 पे में यहाँ पर 18 की हानि हुई। तो क्या करेंगे सबसे पहले टोटल सी पी कितना है मेरे पास 1800, और टोटल जो हानि कितनी हुई यहाँ पर 18 की, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1% क्या हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई हानि हो गई, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है x³ अपॉन 14 बराबर 1568। तो यहाँ पर 1568 इंटू 14 कर लेंगे बराबर x³। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 1568 का गुणनखंड लेना होगा। तो 2 का भाग दें तो कितना बार कट जाएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 का भाग दें कितना कट जाएगा 39, 392। फिर इसका 2 का 1938। फिर इसका अंदर 14 का दे लेते हैं, तो 14 टाइम्स से कट जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि और इंटू 14, तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, और 14 क्या ले सकते हैं हम 7 इंटू 2, फिर 7 इंटू 2, और इसके अंदर इस 14 को क्या ले सकते हैं 7 इंटू 2। तो हमें यहाँ पर क्यूब लेना है, तो 3 डिजिट्स सेम लेने होंगे। तो यहाँ पर 7 एक तो 7 ही हो गया, इसके अंदर 3 डिजिट्स फिर सेम लेने होंगे, फिर ये हो गया। फिर इसके अंदर फिर 3 डिजिट सेम लेना है, मतलब 7 इंटू 2 इंटू 2, हमारे पास एक्स का क्यूब प्राप्त हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 28 से हमारे पास एक्स की क्यूब वैल्यू प्राप्त एक्स वैल्यू प्राप्त हो गई, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात 5:6:4 है, और जिनका मूल्य क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च किया, तो हमें यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव दिया हुआ है 290, और उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये की पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो पेनों की संख्या दी हुई कितनी थी 5x, 6x और 4x, और उनके मूल्य कितने 5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हो गया 25x। इस तरीके से इसका 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60x, इसका एक्सपेंसिव हो जाएगा। इस तरीके से इसका 15 है तो यहाँ पर इसका भी 60x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंसिव कितना दिया हुआ है 290, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 120 और 145x। तो 145x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 290, और बोल रहा है 10 रुपये की पेन है। तो 10 रुपये की पेन कौन से है 60x, तो यहाँ पर 290 किसके बराबर है 145 के बराबर।
तो 60x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 2 टाइम्स कट जाएंगे तो 120 प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर 10 का भाग देंगे तो हमारे पास जो टोटल पेन है वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 12 पेन की यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय ने 4350 रुपये निवेश किए और 2 वर्ष बाद उसने 5220 रुपये की राशि प्राप्त की। तो यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल या मूलधन दिया हुआ है 4350 और इसके अंदर बोला 2 वर्ष बाद 5220 रुपये की राशि प्राप्त की। मतलब यहाँ पर मिक्स्ड वैल्यू या मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पर 5220। तो यहाँ पर मिश्रधन में से प्रिंसिपल वैल्यू लेस करेंगे तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। तो 5220 माइनस 4350 कितना हो गया 0 और ये हो गया 7 और यहाँ पर 11 8 बच गया। इस तरीके से यहाँ पर 870 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो गया। तो हर साल ब्याज सेम रहता है, 2 का भाग देने तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 435 1 साल का ब्याज आ गया। इसके अंदर बोल रहा है कि ब्याज दर याद कीजिए। तो यहाँ पर 4350 प्रिंसिपल वैल्यू है इंटू 1 साल और रेट कितनी दी हुई है यहाँ पर, रेट हमें पता ही नहीं, तो रेट अपॉन 100 और ब्याज दिया हुआ है यहाँ पर 1 साल का 435। तो 10 टाइम्स काट देगा और ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 10 से चल जाएगी। तो आर बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 10%, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी दी हुई है। हमसे बोला हुआ है कि किराया, सेक्शन शुल्क और यातायात इनको मिलाकर व्यय पर की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो आर, ई और टी का जो टोटल वैल्यू है वो निकालनी है हमें। तो आर की वैल्यू कितनी है 14%, ई की दी हुई है यहाँ पर 19%। तो 14 90 कितना हो गया 33 और टी की कितनी हुई है 15%। 33 48%, मतलब 45,100 के बराबर है। तो 48 के बराबर कितना होगा, 48 के बराबर कितना हो जाएगा, आर और ई और टी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे कट जाएंगे तो 45 इंटू कर लेते हैं 48 को। तो 8 पंजे 40 हंस लगे 4, तो ये हो जाएंगे 8 चौको 32 और 36 इंटू 4 पंजे 20 हंस लगा 2 4 चौको 16 16 और 2 18। तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 60 18 3 2160। तो यहाँ पर 45 और इंटू 48 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 2160, जो कि ऑप्शन 21,600 जो कि ऑप्शन थर्ड में दी हुई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20C का दुगुना कार्यकुशल है और AB का 3 गुना कार्यकुशल है। यदि दोनों ने मिलकर 54,248 का वेतन प्राप्त किया तो ए द्वारा किए जाने वाला वेतन कितना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इनके जो कार्यकुशलता है वो निकाल लेते हैं। ए और बी, ए बी का 3 गुना कार्यकुशल है, मतलब यहाँ पर 3 अनुपातिक हो जाएगा। 20C का 2 गुना कार्यकुशल है, तो यहाँ पर हम इनकी जो कार्यकुशलता या एफिशिएंसी है वो प्राप्त कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 1 2 2 और 1 2 1। तो यहाँ पर इनका जो एफिशिएंसी का रेशो प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों को तीनों को मिलाकर आएगा, यहाँ पर दोनों की जगह तीनों को मिलाकर 94,248 के वेतन को भुगतान प्राप्त किया। तो ये द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन जैसे की होगी। तो 94,248 किसके बराबर है 6 2 8 1 9 के बराबर, और वो 1 की बोल रहा है तो यहाँ पर इंटू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 9 से काट लें, 9 फिर 0 9 चौको 36 6 बचे 9 7 63 9 दूनी 18 इंटू 6 करेंगे तो कितना 6 दूनी 12 असल लगे 7 मेले 43 असल लगे 4 6 चौको 24 24 और 4 28। तो 62,832 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो एक के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला वेतन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई की आयु का अनुपात कितना है 9:10, मतलब एक्स और वाई दिया हो यहाँ पर 9:10 और उनकी आयु का योग कितना 133, मतलब यहाँ पर 19 की वैल्यू 9 + 10 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 133। तो 19 से कितने टाइम्स कर जाएगा 7 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 7। तो बोल रहा है उनकी आयु के बीच का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। तो यहाँ पर एक्स वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी यहाँ पर 7, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति सामान्य गति के 5/6 की दर से सवारी करता है, मतलब जो उसकी स्पीड है, पहले तो उसकी स्पीड 6 थी लेकिन अब कितनी होगी 5 होगी। तो सामान्य समय से 33 मिनट की देर से गंतव्य पहुंचता है, और जब दोनों स्पीड से जाता है तब भी उसकी जो डिस्टेंस रहती है सेम रहती है, मतलब इसमें भी
6 से अगर जाता है तब भी डिस्टेंस सेम रहती है, और इससे 5 से जाता है जब भी डिस्टेंस सेम रहती है। तो जब डिस्टेंस सेम रहती है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा, टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस सॉरी स्पीड की रेशो कितनी दी हुई है, पहले 6 से ज़्यादा था, लेकिन अब कितने से ज़्यादा है, 5 से। तो जो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 5:6। ठीक है, अब बोल रहा है सामान्य समय 33 मिनट की देरी से गंतव्य पहुँचता है। मतलब जो यहाँ पर इन दोनों के रेशो का अंतर है वो कितना है, 33 मिनट। मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी बराबर है यहाँ पर, 33 मिनट। तो बोल रहा है सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय कितना है उसका, 5। तो एक की वैल्यू 33 तो 5 कितना हो जाएगा, 33 × 5। तो 165 मिनट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। मतलब अगर दूरी सेम रहती है, डिस्टेंस सेम रहती है, तो जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर कितना हो जाएगा, 165 मिनट इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है, निम्न में से कौन संख्या 12 द्वारा विभाज्य है। तो 12 का विभाज्य मतलब 3 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या भी 12 से विभाज्य होगी। सबसे पहले यहाँ पर जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या सारी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, संख्या के सारे डिजिट्स का अगर सम 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर पहली संख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाज्य हैं, इसके अंदर 3 का क्या होगा, तो इनका डिजिट देख लेते, 3 डिजिट्स का योग देख लेते हैं। 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 8 26, 4 30। तो 30 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये जो संख्या है ये पूरी तरह विभाज्य है और ये वाली भी विभाज्य है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो इसको भी देख लेते हैं। 4 3 7 2 9, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 4 27, 27 में 3 का भाग ये भी जा रहा है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है डीआई दी हुई है और सेक्शन शुल्क में कितनी राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वो किराया और खर्च को मिलाकर इन दोनों पर व्यय किए गए राशि के बराबर हो। तो यहाँ पर किराया कितना दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 14%, और घर खर्च मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंसेज मतलब एच की वैल्यू दी हुई है 17%। तो यहाँ पर इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 31%। और जबकि सेक्शन शुल्क की कितनी दी हुई है, ई के देखना है यहाँ पर, ई का 19%। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वही क्या हो जाएगा, इसमें राशि जोड़ने पर इन दोनों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 31 माइनस 19 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12%। मतलब 12% और जोड़ना है ताकि जिससे इन दोनों के बराबर राशि प्राप्त हो जाए। तो 45,000 × 12% कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इसके बाद में 12 से इंटू कर लेते हैं, 0 5 12 60 और 5 12 60, 80 लगे 6, 4 48 और 6 5400। तो 5400 राशि में यहाँ पर जोड़नी होगी, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है 27 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलने वाली ट्रेन एक संकेत बोर्ड को पार करने में केवल 8 सेकंड लेती है। तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। तो जब भी ट्रेन सिग्नल, संकेत बोर्ड या फिर खंबे को या फिर किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई को पार करती है। तो यहाँ पर बोल रही कि वो 27 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। तो 27 × 8 करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो ट्रेन की लंबाई वो प्राप्त हो जाएगी। तो 8 7 56, 80 लगे 5, 4 2 16 और 5 21, 216 मीटर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है एक व्यापारी एक वस्तु को 336 रुपये की दर से बेचता है। मतलब सेलिंग प्राइस दी हुई है यहाँ पर 336 और वो 12% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो 112 के बराबर हो जाएगी। तो इंटू 100 करें तो यहाँ पर सीपी प्राप्त हो जाएगा। तो 3 टाइम्स कर जाएंगे तो यहाँ पर 300 क्या हो गया हमारे पास, सीपी प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चौकती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 523 है तो निवेश की गई राशि क्या होगी। मतलब यहाँ पर जो 523 है वो किसके बराबर होगी, 10% के बराबर, क्योंकि यहाँ पर ब्याज पे ब्याज लगा होगा 5 साल के। जो 5 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया होगा, साधारण ब्याज आया होगा, उस पर 10% लगा होगा तभी चक्रवृद्धि ब्याज निकला होगा। यहाँ पर जो अंतर है वो 10% के बराबर हो जाएगा। इसके अंदर बोल निवेश की गई राशि क्या होगी, तो हम यहाँ पर 10 का भाग देंगे और 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर जो 5 साल का साधारण ब्याज है वो प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये 10 के बराबर है और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो जाएगा।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे इस तरीके से। 52,300 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स जिसमें 40 चॉकलेट है और जिस इनमें से 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है। सुनील 34 गैलेक्सी चॉकलेट खा सकता है, तो बॉक्स में शेष चॉकलेट का प्रतिशत क्या है। तो हमारे पास 40 थी पहले, उसमें 34 उसने खा ली, तो कितनी बची, 6 बची होगी। तो 6/40 इंटू 100, तो 20 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, तो 15% है यहाँ पर लास्ट में बची है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है, ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले यहाँ पे अब भाग सोल्व करेंगे। तो 14 इंटू 210/15, तो 3 से कट जाएंगे 5 टाइम्स और ये 70 टाइम्स, फिर 5 से कट जाएंगे 14 बार, तो 196 प्लस 14 कितने हो जाएंगे, 210। और इस तरीके से 210/14 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 से 2 टाइम्स और ये 30 टाइम्स। तो 30 में हम 2 का भाग दें तो 15, 15 माइनस 1 14, तो ये 2 बार कट जाएगा और ये 30 टाइम्स, तो ये 15 हमारे पास सही आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, यदि एक सम्मेलन कक्ष का आयतन 1188 मीटर क्यूब है, तो तल का क्षेत्रफल 99 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्यूबॉइड या घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हमें यहाँ पे कितनी दी हुई है, 1188 मीटर क्यूब। उसके बाद बोला तल का क्षेत्रफल, तो तल का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत होगा, तो आयत की जो क्षेत्रफल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो दी हुई 99, और हमसे कमरे की ऊंचाई पूछी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जो वैल्यू कितनी दी हुई 99 इंटू हाइट करेंगे तो 1188 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 11 से भाग दे रहे हैं तो 9 टाइम्स, और ये कितने में 11 108 बार, और ये 12 बार, तो हाइट कितनी प्राप्त होगी यहाँ पर 12, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला हुआ है, जब एक दुकानदार 785 रुपये की दर से वस्तु खरीदता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 785 रुपये, और 942 रुपये की दर से बेच देता है, एस बी दिया हुआ है यहाँ पर 942। तो दुकान द्वारा अर्जित लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को हम लेस कर लेते हैं, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 बराबर 7, और ये हो जाएगा 13, 13 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, और 157, तो नीचे क्या रखेंगे हम यहाँ पर, सी पी इंटू 100, तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो इंटू 20, तो यहाँ पर 20% सही आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 6, 8, 3, 9, 4, 2, 4 को 9 से विभाजित किया जाता है, शेष क्या होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि संख्या के सारे डिजिट्स का योग यदि 9 से विभाजित है तो सारी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो इनका सबसे पहले हम योग कर लेते हैं। तो कितना है, 6 8 14, 14 3 17, 17 9 कितने हो जाएंगे 26, 26 4 10, सॉरी 26 4 30, 30 और 2 32, 32 4 36, 36 में 9 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि पूरी बार भाग चल गया, तो यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। तो संख्या में अगर 9 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 0 शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, समानांतर चतुर्भुज का एक तल इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो यदि इसका क्षेत्रफल 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हमसे यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 1083 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस कितना दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इसका जो तल है वो इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ऊंचाई है वो कितनी है, x है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 3x स्क्वायर बराबर 1083, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 3 9, 6 3 18 है, 1 3 3, और बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 से किसके स्क्वायर होता है, 19 के, तो एक्स बराबर की वैल्यू आ गया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 19। तो ये बोल रहा है कि आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार कितने थे हमारे पास, 3x, तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएंगे 57, और हाइट कितनी थी x, तो x की वैल्यू कितनी 19, तो 19 और 57 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 सेंटीमीटर है और आधार 40 सेंटीमीटर है।
तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कर्ण स्क्वायर है माइनस बेस स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हाइट प्राप्त हो जाएगी। तो कर्ण कितना है हमारे पास 104 स्क्वायर माइनस बेस कितना है 40। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 104 प्लस 40 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 144 इंटू 104 माइनस 40 कितने हो जाएंगे 64 और अंडर रूट। तो यहाँ पर 144 किसके स्क्वायर होते हैं 12 के और 64 किसके होते हैं 8 के। तो यहाँ पर 12 इंटू 8 कितना हो गया पास 96। तो 96 क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर लेंथ। अब वो बोल रहा है कि समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 96 लेंथ हो गई हमारे पास। तो 1/2 इंटू 96 इंटू 40, तो ये 20 टाइम्स कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है निम्न में कौन संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो 12 से विभाज्य के लिए मतलब 3 और 4 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, और जो 4 से विभाज्य का मतलब होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है अगर वो 4 से विभाज्य तो सारी संख्याएँ 4 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 78 4 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 4 19 76 होते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती, 47 हो ही नहीं सकती और ये 47 में नहीं हो सकती, और 72 में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और 3 का डिविडेंड रूल होता है जब संख्याओं के सारे डिजिट्स का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी सारी वो संख्या विभाजित होगी। तो यहाँ पर 4 8 12 12 6 18 18 7 25 2 27, तो ये भी 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डी दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि किराया शैक्षणिक शुल्क और परिवहन पर खर्च की राशि एक साथ ढूंढें। तो क्या क्या ढूंढना है, एक तो आर है, एक ई है और एक टी है। तो इन पर जो टोटल राशि खर्च की वो हमें देखना है। तो आर कितना है 14%, और इसके बाद में ई कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर 19%, इसके बाद में टी कितना दिया हुआ है 15%। तो कितना हो गया यहाँ पर 14 और 15 29 29 और 9 38 49% हमें यहाँ पर निकालना है। 49% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है 85,000। ये तो 100% की वैल्यू, तो मैं 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 85 से इंटू करते हैं इसको, 9 5 45 10 लगे 4 245 8 9 72 7 32 और 7 कितने हो जाएंगे 39। तो 5 6 11 और 1 4 41,650 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो 41,650 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन संख्या 15 से विभाज्य होगी। तो 15 से विभाज्य के लिए 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 5 मतलब 5 का डिविडेंड रूल होता है कि लास्ट का जो डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो 5 से विभाज्य होगी, और इस तरीके से 3 का डिविडेंड रूल होता है कि संख्या के सारे डिजिट्स का योग 3 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर इसमें लास्ट में 5 है और बाकी में 5 है ही नहीं, या 9 0 है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा डी। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जो कि ऑप्शन 64,305 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डी दिया हुआ है, शिक्षा शुल्क में कितना पैसा जोड़ा जाना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खाद एफ और घरेलू खर्च पर खर्च की गई राशि एक साथ ढूंढें। तो हमें यहाँ पर एफ और एच की जो टोटल वैल्यू ढूंढनी है। तो एफ कितना था हमारे पास 13% और एच कितना 17%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30% की हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो 85,000 तो 100% के बराबर है, तो 30% के बराबर कितनी हो जाएगी, तो ये 2 जीरो कर देंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो 5 से 15 8 से 24 25,500 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है 24 मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई है यहाँ पर, और बोल रहा है कि वो साइन बोर्ड को पार करना है, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी तो 6 सेकंड लेती है।
तो 24 × 6 करें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। तो 24 × 6 कितने होता है? 144 मीटर। तो यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस यहाँ पे इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 144 मीटर, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 बार होता है। यदि क्षेत्रफल 588 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है कितना होता है? एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो हमें यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है? बेस हमें पता नहीं, यहाँ पे बोला है कि ऊंचाई से 3 बार है आधार। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बेस 3x हो जाएगा। और अगर इसको x मानते हैं तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 588। तो यहाँ पर 3x² की वैल्यू कितनी है? 588। 3 से भाग चल जाएगा कितने टाइम्स? तो 19 या 57 होते हैं, और 1 6 18 हो जाएंगे। तो x² मतलब x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आएगी? 14। तो ये कितने हो जाएगा? 14 3 42 और ये 14, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% पे पाए यदि मूल राशि 18,000 है। मतलब हमें यहाँ पर 3 वर्ष के बाद की जो वैल्यू है वो निकालनी है। मतलब इससे तो निकालना है 3 वर्ष के बाद में। तो 18,000 है प्रिंसिपल वैल्यू, पहले 100 के बराबर थी, अब 110 के बराबर होगी। 1 साल बाद, दूसरे साल बाद भी 110 के बराबर हो गई, तीसरे साल बाद भी 110 के बराबर हो गई। तो ये 100 से कट जाएगा। इस तरीके से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और इस तरीके से ये भी दोनों भी कट जाएंगे। तो 11 × 11 कितने होंगे यहाँ पर? 1331। 1331 × 18। तो 18 से इंटू करेंगे तो 18, 80 लगे 54, 54 और 1 55, 80 लगे 5, 54 और 5 59, 80 लगे 5, 18 5 23, 23,958 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्यूबोर्ड दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि जो आयतन है वो कितना है? 3808 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी से मीटर क्यूब। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और फर्श का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 224 मीटर, और हाइट का हमें यहाँ पर निकालना है। तो 3808 में हम 224 का भाग दे लेते हैं, तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? ये 2 से कट जाएंगे 112 बार, और ये कितना? 1938 1904, ठीक है। फिर 2 से कितनी बार कट जाएंगे? 56 टाइम्स, और ये 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर इसके बाद में ये 28 टाइम्स कट जाएगा, और कितनी बार कट जाएगा? 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, और 1 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको 4 से काट लें, 7 चौक 28, और ये कितने बार कट जाएगा? 4, फिर 1 चौक 4, 9 चौक 36, फिर 7 से कितने बार कट जाएगा? 17 टाइम्स। तो यहाँ पर से आंसर कितना हो जाएगा? 70 मीटर। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा मतलब आयतन दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल मतलब जो कमरा दिया हुआ है इसको मतलब यहाँ पर का नाम मानेंगे, और फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ क्या है? आयत है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पर बेस पता नहीं है, जबकि बेस दिया हुआ है और हमें हाइट का पता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? 78 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर, और ये अंडर रूट। तो इसको हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 78 माइनस 72 बराबर 6, और 78 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 150, और ये अंडर रूट। तो 6 15 90 हो जाएंगे। तो 900 किसके अंडर रूट होते हैं? 30 के। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30, और पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 इंटू 30 इंटू 72, तो ये 15 टाइम्स कट जाएगा। तो 15 इंटू 72 कितना हो? तो 15 30 से लगा 3, 1080 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर से आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है और हमें यहाँ पर भिन्न निकालना है। तो यहाँ पर जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं उतने यहाँ पर 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक डिजिट है 4 जो कि बार बार डिजिट हो रहा है, तो यहाँ पर 1 9 आ जाएगा नीचे, और जो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो यहाँ पर 0 के बराबर आ जाएंगे। जैसे कि 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 आ गया, ठीक है। और जो मेन संख्या है वो कितनी? 474
माइनस जो रिपीट नहीं हो रही वो माइनस हो जाएंगे यहाँ पर 47 से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर 6 बचे 2, तो 427/900 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ अपॉन 11 बराबर 968। तो यहाँ पर 968 का हम गुणनखंड देख लेते हैं। तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। इसके अंदर 2 से काट देता है इसको, 1 2 2, 2 दूनी 4, 1 2 2, तो 11 से कट जाएंगे 11 बार। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 फिर × 2 और 11 × 11 और ये 11 इधर जाएंगे तो भी 11 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्यूब निकाल लें, 3 3 का निकाल लेंगे तो 2 × 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा, जो कि 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका पहला शब्द 33 है और अंतिम शब्द 45 है। मतलब अंकगणितीय प्रगति बोले या फिर समानांतर श्रेणी बोले, जिसमें मतलब जिसमें बहुत सारे डिजिट्स होंगे और इन सब का अंतर सेम होगा। जैसे कि पहली संख्या 1 मान सकते हैं, 1 2 3, मतलब सब में डिजिट जो भी अंतर होगा सेम होगा। तो यहाँ पर जब सेम अंतर की वाली डिजिट्स श्रेणी रहती है तो उसमें जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। तो फर्स्ट संख्या कितनी दी हुई 33 और अंतिम शब्द कितना दिया है 45। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 78। तो 78/2 बराबर 39 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है। यदि वो सामान्य समय से 22 मिनट देरी से पहुंचता है तो सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो इसने दोनों टाइम सेम डिस्टेंस कवर किए, तो जब सेम डिस्टेंस कवर करता है तो जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर पहले जो स्पीड थी उसकी कितनी थी, पहले 8 थी और फिर कितनी होगी 7 होगी, ये तो स्पीड थी। तो जो टाइम का रेशो वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 7 और 8। अब बोल रहा है सामान्य समय से 22 मिनट देरी से पहुँचता है, तो इन दोनों में जो अंतर है वो किसके बराबर है 22 मिनट के बराबर। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू कितनी है 22 मिनट। तो हमसे पूछ रहे सामान्य समय, तो सामान्य समय पहले उसको 7 लग रहते हैं, तो एक रेशो की वैल्यू 22 है, तो 22 × 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 154 मिनट उसको पहले सामान्य समय में लग रहता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 2⁴/8। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2 तो अपॉन 8 दिया, तो इसको हम भाग दे लेते हैं और यहाँ पर ऊपर जो घात किया है 4, तो 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर 2⁴ कितने होते हैं 16 प्लस इसके बाद में 135 माइनस 196 का अंडर रूट, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा इसका 196 का 14। तो 135 माइनस 14 कितना हो जाएगा हमारे पास 121, और 121 का जो अंडर रूट क्या होता है 11। तो 16 और 11 कितना हो जाएंगे 27, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 169। तो 169 किसके स्क्वायर होते हैं 13 के, तो 156 प्लस 13 कितने हो जाएंगे 169, और 169 किसके होते हैं 13 के, तो 182 माइनस 13 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, फिर 169 हो जाएगा, 182 माइनस 13 करें तो 169, फिर 13 यहाँ पर 13 प्राप्त हो जाएगा, तो 157 माइनस 13 कितना हो जाएगा 144। तो 144 किसके स्क्वायर होते हैं 12 के, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नाम 81, 9 माइनस 9 बराबर 0। फिर यहाँ पर 46 में 23 का भाग देंगे तो 2, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। तो 56 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 28, तो 128 माइनस 28 कितना हो जाएगा 100। तो ऑप्शन बी में से आंसर है, जो कि 100 है। तो यहाँ पर जो बाकी क्वेश्चन बचे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।